अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और उसूल महफिल के तहत सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराए देते हैं डॉक्टर हुसैन अहमद पिराचा साहब। आज हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। अबूज़र सलमान नियाज़ी भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर ही मौजूद हैं, जबकि अतर काज़मी और राना मुबशर इस्लामाबाद स्टूडियो से हस्बे मामूल हमारे साथ होंगे। और सियासी माहौल की अगर बात करें तो वो भी बदस्तूर उलझाव का ही शिकार है और इसमें दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है। अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के हवाले से, उस कार्रवाई के हवाले से, और इस दौरान जो भी रिमार्क्स आ रहे हैं उससे डिटर्मिन किया जा रहा है कि मुस्तकबिल मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है इस केस का। और इसमें अब पीडीएम ने बाकायदा फरीक बनने का भी फैसला कर लिया है और 3 बड़ी जमातें जो हैं वो इस केस में फरीक बनेंगी। तो फ्यूचर इस केस का क्या हो सकता है? बहरहाल रिमार्क से बड़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अब इंडिविजुअली एक एक केस को देख रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जिन बातों को जवाज़ बनाया तो उसमें कहाँ कहाँ तक इम्प्रूवमेंट मुमकिन है, कहाँ कहाँ तक मुमकिन बनाया जा सकता है इलेक्शन के इनेकाद को। उसमें चाहे फ़ंड्स का इजरा हो और चाहे सिक्योरिटी का मामला हो, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आप जजेस की तनख्वाहों से कटौती करके इलेक्शन करवा दें अगर आपके पास फ़ंड्स नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में अदलिया के इख्तियारात के ऊपर बहुत खुलकर बात की जा रही है और इसके लिए जो शहबाज शरीफ साहब वो पैरेलल देख रहे हैं इख्तियारात के मामले को। क्या कह रहे हैं उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। स्पीकर, ये फैसला किया गया कि हम इलेक्शन कमीशन को ये जो फैक्ट्स भिजवा दें। फैसला करना उनका काम है और ये फैसला मैंने नहीं किया, ये काबीना ने किया है। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार जो है वो काबीना का इख्तियार है। मुझे कोई भी फैसला करना पड़ता है जनाब स्पीकर तो मैं ऑनरेबल मेंबर्स के साथ बैठता हूँ, मुशावरत करके जो वो फैसला करते हैं उसको काबीना का फैसला कहा जाता है। गो के वजीर आजम ने फैसला किया मगर असल में वो फैसला काबीना का होता है। अगर ये काम हम कर रहे हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? शहबाज शरीफ साहब ने असल में उस केस को मिसाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की तरफ से ये फैसला 2016 में आया था जिसमें निजी कंपनीज का कोई केस था और उसमें बाकायदा तौर पर यह तयन किया गया कि वफाकी हुकूमत की असल में तारीफ क्या है। वज़ीर आज़म इंडिविजुअली फैसले नहीं ले सकता, वो काबीना से मुशावरत का पाबंद है। तो वज़ीर आज़म ने इसी बात को यहाँ कोट किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही करे कि सभी को एतमाद में लेने के बाद मुख्तलिफ फैसले किए जाएँ, चाहे वो सो मोटो का इख्तियार है या बेंच की तश्कील का या केसेज रेफर करने का कि किस केस को कौन सा बेंच सुनेगा। अब इसी दौरान उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से भी बात की। प्रोग्राम में आगे चल के उस पर बात करेंगे, लेकिन हुकूमत के मजीद अज़ाइम इस सिलसिले में क्या हो सकते हैं? आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून वो क्या बता रहे हैं, वो सुनेंगे। इलेक्शंस के इनकाद के सिलसिले में सुओ मोटो नोटिस लिया गया। उस दिन भी ये बात हुई थी कि ये पिटीशंस 4 और 3 की रेशो से यानी कि 4 जजेस की अक्सरियत ने इन पिटीशंस को डिसमिस फरमा दिया था। हमारी ये इस्तदा होगी इदारे की इज्जत, तौकीर और तकरीम और उसकी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखने के लिए उन 2 जज साहिबान जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इस मामले से अलहदगी इख्तियार की, उनके अलावा जितने जज साहिबान हैं इस वक्त 13 रुकनी बेंच होना चाहिए फुल कोर्ट का जो ये मामला सुने और ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। फुल कोर्ट ये मामला सुने। और दूसरी तरफ हम ये भी खबरें सुन रहे हैं कि वज़ीर कानून इन्होंने बिल का मुसवदा भी तैयार कर लिया है और वो जल्द कैबिनेट से मंजूर करा लिया जाएगा, लेकिन उस पर कितनी पेशरफ मुमकिन है ये तो अबूज़र ही रहनुमाई कर सकते हैं। अच्छा अबूज़र, जो इख्तलाफी नोट 2 जज साहिबान की तरफ से आया उसमें यह बाकायदा करार दिया गया है कि जो ये इख्तियारात लामुतनाही इख्तियारात चीफ जस्टिस साहब को हासिल हैं इसके ऊपर जो भी पॉलिसी तश्कील दी जाए वो फुल कोर्ट के ज़रिए तश्कील दी जाए, यानी उसका रास्ता फुल कोर्ट है। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत इस वक्त पॉलिसी बनाने का इरादा रखती है उसमें वो पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी करेगी। उस पर ये जो मामला हल तलब हैं वो किस रास्ते से मुमकिन है? अबूज़र देखें, जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा देखें, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं 1980 के, वो गवर्न करते हैं बेंच फिक्सेशन और जो रजिस्ट्रार की पावर्स है विद रिस्पेक्ट टू कॉज लिस्ट बनाना, सारी चीजें। ये आइन का आर्टिकल आपका 191 उसके नीचे बने हुए जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो रूल्स बनाए अपना कॉन्डक्ट रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, जिस तरह नेशनल असेंबली को पावर देता है आपका आर्टिकल 67, 66 है, शायद 69 है, वो अपने रूल्स बनाए जो नेशनल असेंबली ने रूल्स बनाए हुए 2007 के। अच्छा, अगर आपको कैसा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना दे नेशनल असेंबली के कॉन्डक्ट के या सेनेट के कॉन्डक्ट के, कि वो किस तरह उन्होंने अपना कॉन्डक्ट रखना है, क्या किस तरह उसका सेशन होगा, स्पीकर किस तरह बैठेगा, सीधा बैठेगा, उल्टा बैठेगा,
कितने डिप्टी स्पीकर कितने होंगे, अगर इस तरह की बातें सारी सुप्रीम कोर्ट आ दे तो असल कैसे में ये लगेगा? बात ये है ना तो कि मेरी पार्लियामेंट नज़र में सुप्रीम है, इदारा सुप्रीम है, वही कानून साजी करता है मुख्तलिफ इदारों को रेगुलेट करने के लिए। ये हमारे यहाँ बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होता, आपका आइन सुप्रीम होता है। हाँ, पार्लियामेंट की इसकी जो वैसे एक पावर्स तारीफ ये भी है कि अगर है, कानून लिखा हुआ नहीं है ना तो फिर पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन अगर आइन लिखा हुआ है, नहीं, नहीं, आइन नहीं। लिखा हुआ नहीं है तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, वरना देखिए, आइन मैं सुप्रीम है। जी जी प्ले कर दो। देखें मेरी बात सुने, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, जी। उसमें 3-4 चीजें होती हैं, ये याद कर ले। एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स, एक होता है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जी। ये सुप्रीम कोर्ट के सारा मेंबर्स की जजमेंट कह चुकी है। इसको अगर कोई आईनी तरमीम भी छेड़ेगी इस चीज को, तो उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है, ऐसी आईनी तरमीम को भी। इस वजह से आइन के कुछ जुज हैं, जैसे अगर राइट टू लाइफ है, फंडामेंटल राइट है, बुनियादी कानून है, अगर उसको कल को पार्लियामेंट कहे कि मैं इस कानून को खत्म कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट आप कैसे किसी की जिंदगी जिंदा रहने का कानून खत्म कर सकते हैं? तो उसको किसी ने प्रोटेक्ट तो करना ना फंडामेंटल राइट्स के कल को। तो इस वजह से पार्लियामेंट बेशक बड़ी सुप्रीम फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन है आपका, लेकिन उसकी कुछ हद तक कई पावर्स लिमिटेड हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको छेड़ नहीं सकते। ये सेटल्ड पोजीशन है, 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट के कह चुके हैं मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट में 2015 में। अच्छा, जहां तक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देखिए इसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। अगर आप कानून बना देंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट के जो सारा तरीकाकार है, फॉर एग्जांपल केसेस फिक्स किस तरह होने हैं, बेंचेस किस तरह कॉन्स्टिट्यूट हैं, कल को ये जो आपका जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है कि ये जो जिसने काम खुद करना है, एक तो उसकी मुखालफत या उसकी वायलेशन मुझे नजर आ रही है इसके अंदर। कल को ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रेट डाउन कर देना है कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस आप अटैक करें। मैं आपको जजेस की नजर से बता रहा हूँ वो किस तरह सोचेंगे इसको, किस तरह देखेंगे। और ये भी हो सकता है कि इन इख्तियारात के मामले पर सभी जजेस ऑन बोर्ड आ जाएं। मैं वही कह रहा था, तरीका क्या है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही अमेंड कर सकती है, आर्टिकल 191 यही कहता है। तो वो सारे बैठे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी पावर्स को डाइल्यूट कर दें या उनकी पावर्स को वो डिफ्यूज कर दें कि डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर हो जाए, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आ जाए। अच्छा। तो ये बेहतर तरीका है। और जहां तक ये जी सू मोटो के अंदर हम अपील प्रोवाइड करें, सू मोटो सुप्रीम कोर्ट नहीं सारे जजेस मिलके लेंगे, ये चीजें इसके लिए आपको आइन में तरमीम की जरूरत है। अच्छा। कि हम अपील का प्रोविजन प्रोवाइड, ये आप सादा कानून से नहीं कर सकते इसको पास आउट। तो कल को आपने ये सदर के पास भी लेके जाना है, उसके पास भी पावर है 20-25 दिन अपने पास रख सकता है, वापस भेज सकता है, रिकंसिडर करें। तो इस वजह से ये कल को कानून बन नहीं जाएगा, सेनेट से भी पास होना है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल असेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी होगा, और फिर जुडिशियल स्क्रूटनी भी होनी है इसकी। बिला वजह कंट्रोवर्सी करने से बेहतर है आप सुप्रीम कोर्ट को ही मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट कर दें, अगर प्राइम मिनिस्टर के आप में रूल्स अमेंड करते या उनसे जो भी हो तरीकाकार होता है ना। बाकी जजेस चाह रहे हैं कि ये हो, इस वजह से कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद ही कर ले। हम लोगों का काम है मॉरल प्रेशर क्रिएट करें ना एज ए सोसाइटी। तो ये चीफ जस्टिस के ऑफिस को आपको बेहतर करने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत है। लेकिन अगर पार्लियामेंट कानून बनाएगा उनका कॉन्टेक्ट रेगुलेट करने के लिए, तो ये मेरी नजर में एक अफसोसनाक रिजल्ट उसका ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर देना है कल को। तो इस वजह से वो हम बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे। असल में बारीकियां बहुत हैं इन मामलात के अंदर, और माजी में भी हम देख चुके हैं कि जब भी इस तरह से कोई कोशिश की गई, इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी उस कोशिश को रोका था। और अब एक बार फिर अगर हुकूमत ऐसे इरादे रखती है, अतर माशी इस्लाहात तो कर ली, अब वो अदालती इस्लाहात की तरफ जाने का इरादा रखते हैं। अच्छा, ऐसे अफकार के ये रेगुलेट किया जाना चाहिए इख्तियारात का मामला, फवाद चौधरी साहब भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी हद तक इससे इत्तफाक करती है। और ख़बर ये भी आ रही है कि काबीना ने उन तजावीज़ की और वो जो इरादा हुकूमत का है इस्लाहात की, उनकी मंजूरी भी दे दी है। तो आपके ख्याल में क्या पार्लियामेंट के ज़रिए हुकूमत अदलिया पर असरअंदाज हो सकती है? देखें, ये सब कुछ किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने अभी कहा कि मौशी इस्लाहत हुकूमत ने की हैं, जो उन मौशी इस्लाहत का जो नतीजा है, आज आटे की लाइनों में कितनी अमवात हुई, ये उन्हीं मौशी इस्लाहत का नतीजा है। अब अगर ये कोई और इस्लाहत करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन ये सब कुछ हो रहा किस कॉन्टेक्स्ट में? इस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है कि 2 सूबों के अंदर इंतखाबात को रोका जाए। ये देखें, ये हुकूमत तो 1 साल से आई हुई है, पहले क्यों नहीं इनको ख्याल आया? इसी अदालत ने सो मोटो एक्शन लिया था और ये हुकूमत बनी थी
वहाँ पे असेंबली का इजलास करवाया था, मुख्तलिफ मामलों के ऊपर सुमोटो लिया गया। उस वक्त तो इस हुकूमत को कोई मसला नहीं था। 18वीं तरमीम का जो लोग क्रेडिट लेते हैं, इस वक्त वो लोग 2 सूबों के ऊपर उन्होंने हमला किया हुआ है। भाई मसला 2 सूबों का है, ये वफाक में क्या तकलीफ हुई है पूरी हुकूमत को, पूरी इंतजामिया को? भाई आपके लिए तो ये मसला ही नहीं, ये तो 2 सूबों का मसला। 18वीं तरमीम के बाद आप कहते थे कि हमने सूबों को बहुत इख्तियार दे दिए, रजा रुबानी साहब भी, जरदारी साहब भी सारे क्रेडिट लेते थे। आज 2 सूबे हैं, उन्होंने अपनी असम्बलियाँ तोड़ी हैं, वो कहते हैं हम इंतखाब करवाएंगे, वफाक कहते हैं नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो किधर गई वो 18वीं तरमीम? तो बुनियादी तौर पे ये वफाक इस वक्त 2 सूबों के ऊपर हमलावर है, और उसी के तनाजुर में आप देखेंगे फिर उसके रास्ते में जो चीज़ भी ये समझते हैं कि हमने इंतखाबात रोकने हैं लेकिन ये चीज़ इसकी रुकावट बन सकती है, ये उसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। आज अगेन इन्होंने अदलिया को निशाना बनाई रखा। बाकी आपने अदलिया के हवाले से कोई इस्लाहत करनी है, पाकिस्तान में कानून का निज़ाम कोई आइडियल नहीं है, यहाँ पे इस्लाहत की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें इंटेंट, एक अबूजर साहब बताएंगे, लॉ में इंटेंट जो होती है, नीयत, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नीयत यहाँ पे ये इस्लाह करके या इसमें इस्लाहात करके कोई कानूनी अमल को या सुप्रीम कोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाना नहीं है। इसका मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारी सियासी जंग है उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे और 2 सूबों में इंतखाबात नहीं होने देंगे। तो ये उसी किस्म की हरकत है। क्या ये कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्लियामेंट जो खुद अवामी नुमाइंदा ना हो, जो आधी खाली पड़ी हो, उसके पास किधर ये इख्तियार है कि वो किसी और को रेगुलेट करे? तो ये इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन क्या इसको अवाम कबूल करेगी? मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, कबूलियत की मंजिल किस तरफ है? अभी आज हमने पार्लियामेंट में देखा डॉक्टर साहब, सैयद नवीद कमर साहब की जो तकरीर थी, या उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, ऐसे लगता है कि आला अदलिया बामुकाबला पार्लियामेंट, वहाँ जो स्पीचेस की गई वो अदलिया के इख्तियारात के ऊपर ही बात कर रही थी और उसको तनकीद का निशाना बनाया गया, माजी के फैसलों का हवाला दिया गया और ये भी कहा गया कि जजेस सियासतज़दा होते जा रहे हैं या हो गए हैं। अभी इसकी डिटेल में मज़ीद नहीं जाऊँगी, सभी ने वो तकारीर सुनी है। लेकिन अगर हालिया मसले की तरफ आएँ तो आपके ख्याल में इस सारी जंग का जो नुक्ता आगाज़ था वो पंजाब असम्बली की तहलील का केस नहीं था, और इसका तसादुम का अंजाम आपको डॉक्टर साहब क्या दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जब भी अदलिया का कोई मामला सामने आए तो उस पर गुफ्तगू करते हुए यूं महसूस होता है कि जैसे आपको पुलसरात से गुजरना है, बहुत संभल कर चलना है, फूंक फूंक कर कदम रखना है, ताकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कोई तौहीन अदालत का कोई पहलू जो है वो निकल ना आए। तो इस वक्त जो जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ तकरीर की, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो नवीद कमर साहब ने मुख्तलिफ तकारीर हुई, तो उनका जो लबो लहजा कुछ मामलात के बारे में तो बड़ा ठीक कि किस तरह से जो है वो इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की कि वो की बात नहीं सुनते थे और अदालतों में भी पेश नहीं होते थे। जब उनका था उस वक्त जो है वो जो उनके मन में आता वो बात कह जाते थे। हाँ, लेकिन ये कहना कि इमरान खान साहब से बात तभी होगी जब वो माफ़ी मांगेंगे, ये ठीक रवैया है हुकूमत का डॉक्टर साहब? नहीं, ये मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा कि ये बात बिल्कुल रवा है कि ये अपनी जगह पर बात ठीक है कि उन्होंने खान साहब के बारे में जो बातें की और जिस तरह से खान साहब इनके बारे में बातें करे कि चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, फलां के साथ मैं नहीं बैठूंगा, मैं बात करूंगा, मैं उनको, उन्होंने खान साहब ने तो इसको जो है इस्लाम की जंग बना दिया था और ये कि बिल्कुल किसी तरह की कोई उनसे बात होगी। और तो उस हवाले से तो जो उनकी बातें थी वो बातें उनकी यानी दुरुस्ती थी, लेकिन बहरहाल हुकूमत का लबो लहजा अपोजिशन के लबो लहजे से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। ये पिछले दिनों जो उनका राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है, यानी वो बयान हर लिहाज से बड़ा ही काबिल गिरफ्त बयान है। उन्होंने कहा कि हम तो फिर या मैं नहीं या तू नहीं। इकबाल ने तो कहा था कि या मैं नहीं या गर्दिशे अफलाक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो जो है या फिर यहाँ पर इमरान खान साहब होंगे या हम होंगे और उसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। यहाँ तक कह दिया कि उसके लिए हम जो है वो कोई जमहूरी ये नहीं देखेंगे कि बात जमहूरी है
या बात जो है गैर हाँ, जमहूरी है। ये डॉक्टर साहब, आपको कल के शो में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ये कितना खतरनाक बयान है। अच्छा, और फिर तो इसकी खैर, मैं फिर जी, आज के ये तो इधर इमरान आ खान जाता साहब के बयानिए तो- की एक तरह से तौसीक है, लेकिन जो अब जिस तरह से हम बिखरा हुआ देख रहे हैं मामला अब को, ये कैसे सूरत हाल है सिमटेंगे? ना जी कि ये यानी कानूनी जो सूरत हाल है तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये कि हम इसको कॉमन सेंस से भी सोचें तो कॉमन सेंस से ये बात सामने आती है कि इदारे के जो इख्तियारात हैं उसको अगर आप फैलाकर ये दें कि कोई भी एक मामूली सा एक्शन लेना है या कोई भी एक बेंच बनाना है या कोई भी जो है सो मोटो एक्शन करना है उसने चीफ जस्टिस, तो उसके लिए वो फुल कोर्ट से मशवरा करने का पाबंद होगा। अच्छा। और उसके लिए आपके ख्याल में, आपकी फरासत क्या बताती है, फुल कोर्ट के नतीजे में आने वाला फैसला मुख्तलिफ होगा इस फैसले से जो अभी तक किए गए हैं, जो अभी तक रविश दिखाई दे रही है? मुमकिन है कि वो इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन वक्ती जरूरियात के मुताबिक दायमी कानून साजी हमेशा नुकसानदेह साबित होती है। और उसके बाद कल खुद इन्हें यह महसूस होगा कि हमने अगर चीफ जस्टिस के सो मोटो एक्शन लेने के बारे में पर काट दिए हैं तो कल खुद इन्हें महसूस होगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। उस वक्त पछताने से कुछ नहीं होगा। बेहतर बात यह है कि कुछ हुदूदो कुयूद तय कर दी जाए। अगर पार्लियामेंट वो जो है वो उसको जरूरी समझता हो, क्योंकि 2 जजेस ने आज जो बात कही है, उन्होंने अपने शाह साहब ने जो इख्तिलाफी नोट नहीं लिखा, उन्होंने इख्तिलाफी फैसला दिया है और इख्तिलाफी फैसले में उन्होंने ये कहा है कि इस तरह तो फिर एक शख्स की जो है वो मनपसंद अदालत हो जाएगी और फिर इस तरह से तो ये काबिल गौर नुक्ते हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और इनके ऊपर अब जो इस्लाहात हुकूमत करने का इरादा रखती है, वो जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है वो ये कि सो मोटो का इख्तियार अब 3 सीनियर जजेस के सामने रखा जाएगा, यानी वो 3 सीनियर जजेस ही फैसला कर सकेंगे कि इस मामले पर सो मोटो बनता है या नहीं। देखते हैं इसकी बाकी तफसीलात या जुजियात क्या हैं। राना साहब, लगता है हुकूमत अब डिटर्मिन्ड है, शायद इसमें बहुत देर हो चुकी है। अदालती इस्लाहात कैसे करनी चाहिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब इनके पास इख्तियार हुकूमत हो, इस सब मामलात में पेशरफ्त होने के बजाय मामलात बिगाड़ की तरफ जाते हैं। चलें अब समझ लेते हैं हुकूमत इसमें नेक नियति रखती है, तो आपके ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत है या हुकूमत की? मेरे ख्याल में ये हुकूमत की ज़रूरत है जी। और कितना अच्छा होता कि यहाँ पे आज डिस्कशन हो रही होती पार्लियामेंट के अंदर कि जनाब जुडिशल रिफॉर्म्स कैसे लेके आनी है, जिसकी अशद ज़रूरत है। कितना अच्छा होता कि यहाँ पे जनाब डिसीजन लिया जाता कि जनाब हम पार्लियामेंट में सारे पार्लियामेंटेरियन सर जोड़ के बैठेंगे और पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे। और कितना अच्छा होता कि यहाँ पे जनाब सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठते और वो कहते जनाब कि हम लोकल बॉडी सिस्टम को एम्पावर करते हैं और जो अपर हाउस है यानी कि सेनेट है या नेशनल असेंबली है उसको जनाब हम रखेंगे यहाँ पे जनाब, वहाँ पे कवानीन कैसे बनाए जाए, वहाँ पे जनाब उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए और लेजिस्लेशन के लिए वहाँ पे जनाब उसको अब रखें सिर्फ। लेकिन यहाँ पे जो नजर आ रहा है इट्स वेरी ऑब्वियस, इसमें कोई वो सही कहा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये ऐसे लगता है कि अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए एक दिन टपाओ वाली गल है कि जनाब किसी ना किसी तरीके ना जेड़ा वक्त आया उसको टपा लो। बट दिस इट डजंट वर्क दैट वे। ऐसे होता नहीं है, ये स्टेट है, दिस इज अ स्टेट और इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल किस्म के मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस जो है दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जिस वक्त जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है आप एक सेंट्रिक होके एक पॉइंट को सेंटर करके जीरो इन करके आप सिर्फ और सिर्फ उसको यहाँ पे जनाब करना चाह रहे हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे हैं। व्हाई डोंट यू गो फॉर लाइक जुडिशियल रिफॉर्म्स? जुडिशियल रिफॉर्म तो आप लेके आए, क्यों नहीं लेके आते आप जुडिशियल रिफॉर्म्स? क्यों? इसलिए कि वहां पे इश्यूज बन जाएंगे आपके लिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स इसलिए नहीं लाते। पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाते? यहाँ पे थाने कचहरी की सियासत है इसलिए कि वहां पे जनाब आपकी जनाब चौधराहट खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं लाते आप लोकल बॉडी सिस्टम, उसको एम्पावर क्यों नहीं करते? और ये अपर हाउस और लोअर हाउस को लेजिस्लेशन के लिए क्यों नहीं रखते आप लोग? इसलिए कि वहां पे जनाब इख्तियारात खत्म हो जाएंगे, फंड्स खत्म हो जाएंगे, सारे फंड जो है लोकल गवर्नमेंट को चले जाएंगे। भाई आपका काम है लेजिस्लेशन करना, बट एट द वेरी सेम टाइम लेट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट। थोड़ा सा बाहर सोचे, मुल्क के लिए सोचे,
मुल्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पे और बड़े इश्यूज है, उनको सॉर्ट आउट कर ले। ये छोटी है यहाँ पे असेंबली, बड़ी है, ऑपोजिशन नहीं है। यकीन माने आज यहाँ पे आप भी बैठ के, मैं भी बैठ के, प्राचा साहब बैठ के, अतर बैठ के, हम लोग न्यायी साहब बैठ के हम शाबाशें दे रहे होते, हम यहाँ पे उनको इतना अप्रिशिएट कर रहे होते असेंबली को कि यार जुडिशियल रिफॉर्म लेके आगे ने, देखो जुडिशियल रिफॉर्म लेके आए जितनी अशद जरूरत थी। और जो बात की जाती है बार बार कि जनाब ये टेक्नोक्रेटिक सिस्टम आएगा तो जुडिशियल रिफॉर्म ले आएगा, ये जनाब फलां सिस्टम आएगा तो जनाब वो जुडिशियल रिफॉर्म ले आएगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा जुडिशियल रिफॉर्म ले आएगा, पुलिस रिफॉर्म ले आएगा, ये कर दे। आप ले आते तो यहाँ पे आपकी जितनी गुड्डी इस गवर्नमेंट की चढ़नी थी, मेरे ख्याल में किसी की भी नहीं चढ़नी थी। लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई सेंट्रिक, एक पॉइंट पे सेंट्रिक होके करेंगे आप तो आप पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो जाएंगे, हुकूमत पे क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो जाएंगे। व्हाई डोंट यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाई डोंट यू थिंक इन द ब्रॉडर एस्पेक्ट? वो क्यों नहीं सोचने की जरूरत पेश आती, क्यों नहीं करते? ये टेक्नोक्रेटिक सिस्टम वाइप आउट हो जाता है, इसकी डिबेट ही वाइप आउट हो जाती है। आज अगर आप जुडिशियल रिफॉर्म यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते, ये पुलिस रिफॉर्म आप डिस्कस कर रहे होते, तो यहाँ पे किसी भी सिस्टम की जनाब जो बातें होती है उसको जनाब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जो भी हो, उसको जनाब लोग सोचना बंद कर देते, उस पर बातचीत करना बंद कर देते। लेकिन नहीं, रिफॉर्म्स का वक्त राना साहब आपके मुताबिक तब है जब आपके पास मुकम्मल इख्तियार हो, हुकूमत हो, डेस्परेट मेजर्स के तौर पे जब आप इससे एकदम आते, आपके नियत पर सवालिया निशान लगेगा। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। अब उधर तेजी से आपकी तरफ आऊंगी। अब वफाकी काबीना ने अदालती इस्लाहात तरमीमी बिल का मुसवदा तो मंजूर कर लिया है और इसके मुताबिक 3 सीनियर जजेस फैसला करेंगे एस्कुट नोटिस केस का, और इसके अलावा अपील का हक होगा इसमें, और 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी और 2 हफ्तों में इसे फिक्स किया जाएगा। द क्वेश्चन इज के इसे गवर्नमेंट कैसे मंजूर कराएगी पार्लियामेंट से? इसके लिए तो सादा अक्सरियत चाहिए होगी, ये कानून साजी है, आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। जी, अगर इनको आइन में देखिए, ये जो इन्होंने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं ना, ये इनके लिए आपको आइन में तरमीम जरूरत है। अच्छा, ये सिंपल एक्ट पार्लियामेंट से नहीं हो सकती। ये बात अभी कोर्ट्स में जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 184(3) की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच का फैसला क्या था कि जो सू मोटो लेने की पावर और सिर्फ चीफ जस्टिस की है। क्या जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक आइन की आर्टिकल की तशरीह करते हुए एक चीज कह रहा है, आप उसके बरखिलाफ एक सिंपल मेजोरिटी से कानून पास कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आइन के अंदर 184(3) के अंदर अपील प्रोवाइडेड नहीं है, उसमें रिव्यू है, आप कैसे अपील प्रोवाइड कर सकते हैं एक सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से? सो इसमें बहुत सारे देखें मसाइल हैं। अभी तो इसने पास होते तो इसको महीना 1.5-2 सदर साहब क्या इसमें रोल प्ले करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो तो चले पास आउट हो भी जाता है। मैं चले कहता हूँ प्रेसिडेंट भी असेंट दे देते हैं। उसकी वैलिडिटी क्वेश्चन आएगी कि ये आइन की जो आपकी 184(3) की शिक है और कुछ और शिकें भी है, उनके साथ मुतसादिम है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको जुडिशियल रिव्यू करेगी। और ये सुप्रीम कोर्ट एक्ट पार्लियामेंट स्ट्राइक डाउन कर चुकी है। 2012 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट स्ट्राइक डाउन किया, फिर लोकल गवर्नमेंट एक्ट स्ट्राइक डाउन किए 2 दफा सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले साल, और बहुत बेशुमार कानून है, इवन हाई कोर्ट भी कर देती है। तो इस वजह से ऐसा कानून ना बनाए जो आपके आइन के साथ मुतसादिम हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इतना आपको अमेंडमेंट भी करनी है तो भाई आइन में अमेंडमेंट कर लें और इतनी पॉपुलर सपोर्ट, इतनी मेजोरिटी ले आए। हाँ। अगर आप इस तरह के कानून बनाएंगे, ये 2 मिनट की बात है, इसको स्ट्राइक डाउन करने में टाइम नहीं लगना। तो इस वजह से थोड़े मेरे ख्याल से they need to think, हाँ, they need to think and rethink obviously, कि आपका कोई स्टेप ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। ठीक है, इस पे नुक्ते पे आपने वजाहत कर दी। मुझे आज के केस के हवाले से भी आपसे ये जानना है जिसमें इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के हवाले से सवाल उठ रहा है बेसिकली, और आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे कि इलेक्शन का मामला मफादे आमा से कैसे जुड़ा है, ये असल सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ये वाला सवाल नहीं रखा गया, बल्कि ये है कि इलेक्शन कमीशन तारीख को आगे कर सकता है, सदर की तारीख को बदल सकता है या नहीं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक के रिमार्क्स जो आपने देखे, इसमें सुप्रीम कोर्ट करख्त दिखाई नहीं दी, और आपके ख्याल में क्या नई हिदायत जारी हो सकती हैं इलेक्शन कमीशन को इस जिम्मे में? क्योंकि अदालत हर एक को इंडिविजुअली देख रही है कि कौन कौन सा महकमा कहाँ कहाँ ताउन नहीं कर पा रहा और उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। नई हिदायत आएंगी या किसी को सजा भी हो सकती है और कोई कार्रवाई हो सकती है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ?
नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हर चीफ जस्टिस ना डिफरेंट नेचर का होता है, हर की अपनी आइडियोलॉजी होती है। जी। अब जब बदियाल साहब का ये है कि ही पासेस वेरी स्ट्रांग ऑर्डर्स, लेकिन उनका कोर्ट में जो है रवैया बड़ा वो नरम होता है, बिल्कुल आराम से चलाते हैं, लेकिन वो ऑर्डर पास कर देते हैं जो उन्होंने करना होता है, बेशक जितना स्ट्रांग भी हो। तो इस वजह से अभी कंटेम्प्ट की वो स्टेज पे पहुंचे नहीं है। देखिए, मुझे जहां तक मेरी रीडिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट यहां से तारीख खुद ही फाइनलाइज करवा के इनको देगी, जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। पिछली दफा तो टाइम दे दिया था ना कि जी बेरेस्ट मिनिमम पे जाके आप टाइम को निकाल लें। इस दफा कोर्ट पाबंद करेगी इनको, मेरे ख्याल से खुद ही टाइम दे देगी, यहाँ से डेट कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में से निकलनी है। तो आपके ख्याल में अब अगर तक आप सेक्रेटरी खजाना की भी बात करें, उसमें तनख्वाहों में कटौती की भी बात हो गई, और फिर दूसरी तरफ अब ये सब जुडिस मामला है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन आपके ख्याल में फौज के नुमाइंदे, जब फौज देने से जो इनकार किया गया, फवाद चौधरी साहब ने भी उस पर तनकीद की कि दुनिया में क्या तासुर जाएगा, और इवन के ये भी बात हुई कि आप ये कह रहे हैं कि फौज जो है वो जो हमारा मुल्क है उसमें बाकायदा इमरजेंसी वाली स्टेट हो चुकी है, ये क्वेश्चन तक किया गया। तो फौज का मौकफ जानने के लिए भी किसी नुमाइंदे को तलब किया जा सकता है मजीद वजाहत के लिए? देखिए, फौज का मौकफ लेने की जरूरत नहीं है आपको। मैं रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ रहे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ना, सेक्रेटरी डिफेंस, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ही हैज टू आंसर। वो अटैच डिपार्टमेंट है आपका मिनिस्ट्री का ऑफ डिफेंस का, तो मेरे ख्याल से जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो होगी उन्होंने ही जवाब देना है। और वो अगर कल को कोई ऑर्डर इशू करते हैं फौज को, तो दे आर बाउंड बाय लॉ के वो उसको इंप्लीमेंट करें। और इवन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 190 में भी आर्म फोर्सेस को ऑर्डर कर सकती है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 में कर सकती है। तो ये तो एक पुलिस का महकमा कहते कि हमने जी पुलिस का काम नहीं करना, ये तो कोई आपका वो ना हुआ ना जवाब। देखिए, इसी तरह फाइनेंस, आपके पास लैपटॉप देने के लिए 10 अरब रुपए है, तो आप इलेक्शन जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, ये क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं? आपका आइन जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका आइन की रूह है, वो इलेक्शन, वो करवाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप अपने फॉरेन ट्रिप्स कम करें। देखें बिलावल भुट्टो साहब ने कितने ट्रिप किए हैं फॉरेन, उसमें से खर्चे कम कर ले। प्रायोरिटीज देखें ना, ज्यादा जरूरी क्या आपके मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो, वो इलेक्शन कराएं, ये कि अपनी प्रायोरिटीज चेंज करें। आपने इलेक्शन कराना नहीं है, ये नहीं है। इस वजह से मैंने आपको कल भी कहा था, 4 कंटेम्प्ट नोटिस की मार है ये पूरा इलेक्शन। सेक्रेटरी इंटीरियर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन रवैये से नहीं लग रहा कि मामलात कंटेम्प्ट की तरफ जाएंगे। बहरहाल वो आप वाली बात के सुप्रीम कोर्ट अब तारीख लेके इनसे देगी, और जाहिर है एक एक मामले को जब इंडिविजुअली देखा जा रहा है, नोक पलक खुद ही सुधारी जा रही है। और एक यहाँ तक कि जजेस की तनख्वाहों पे कटौती की बात कर ली गई। फिर अली जफर तो ये कह रहे थे कि टैक्स जमा करने की भी बात हुई, 500 अरब, उसमें से 20 अरब नहीं निकाल सकते। सो थिंग्स वहाँ पर अब डिस्कस हो रही हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस हो रहा है। लेकिन अतर इसमें अब पेचीदगी तब आएगी जब पीडीएम बाकायदा इसमें फरीक बन जाएगी, और जाहिर है फिर उनके दलाइल भी वक्त लेंगे और इस मामले को मजीद खींचा जाएगा। आपके ख्याल में ये कार्रवाई क्या रुख इख्तियार कर सकती है, जिसके हवाले से पहले ये फैसला है कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम ये फैसला नहीं मानेंगे? देखें, इसमें पीडीएम तो वैसे ही मेन फरीक है। ये जो इंतखाबात 2 सूबों में नहीं हो रहे, वो पीडीएम और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, ये उन्हीं की ख्वाहिश है, उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। जिस वक्त पिछली दफ़ा मोज़ेज़ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप मुशावरत से कोई डेट दें, तो उस वक्त भी मैंने अर्ज़ की थी कि मुझे इस फैसले में थोड़ी सी ये चीज़ लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो फैसला दे दिया, लेकिन अगर वो डेट दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता है, कि क्योंकि इन लोगों का कोई मूड नहीं है इंतखाबात करवाने का। आज पार्लियामान के अंदर भी वज़ीर आज़म साहब ने कौम को मुबारक दी कि आइन के 50 साल हो गए। वो आइन जो बिलावल के नाना ने बनाया था, उसकी 50 साल जिस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं, कारकुनों को लापता किया जा रहा है। हसन न्याजी साहब को बिलावल साहब उठाते हैं यहाँ से और सिंध ले जाते हैं ताकि वो आइन की ये सारी खुशियां मना रहे हैं। क्या ये जो इनके रवैये हैं, इससे आपको लगता है कि ये जमहूरियत के अंदर ये लोग बुनियादी फरीक हैं? ये तो जमहूरियत में फरीक है ही नहीं है। इनके कोई रवैया जमहूरी है? जिस किस्म की इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो मीडिया के साथ ये कर रहे हैं, तो अपने मुखालफीन के साथ जो कर रहे हैं, जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस किस्म की जुबान आपने सुनी है कि सियासत में कि जी ख़त्म कर देंगे, मिटा देंगे? आलमी मीडिया जो है ये खबरें लगा रहा है। देखिए, समझने की ज़रूरत है कि नफ़रत से, तकब्बुर से, जहालत से, दुश्मन तराजी से इससे बयानिए नहीं बनते। इन सारी चीज़ों का मुरक्कब हमें कहीं पे नज़र आ रहा है, जिसमें आपको नफ़रत भी नज़र आती है, तकब्बुर भी नज़र आती है, जहालत भी नज़र आती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, आप अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आप जमहूरी रवैये अपनाएंगे तो उसी से कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जिस नहज पे हम पहुँच चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि हुक्मरान यहाँ से भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। वो इस चीज़ के ऊपर अटल हैं,
उन्होंने इंतखाबात रोकने हैं। क्यों रोकने हैं इंतखाबात? क्योंकि बिलावल साहब की जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी और अभी उन्होंने जमहूरी इंतकाम मजीद लेना है और उस इंतकाम को लेने के लिए ज़रूरी है कि इंतखाबात ना हो अभी। ठीक है। और ये वैसे तुरफा तमाशा है कि डेमोक्रेसी PDM डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहलाती है, वो अदालत के रूबरू जाके ये कहें कि वो इलेक्शंस का अल्तवा चाहते हैं या अभी इलेक्शन नहीं चाहते, चाहे उसके लिए हालात साजगार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट को तो देख रही है वो एक एक मामले को कि किस बात में कितना सच है और कितना वजन है। देखते हैं ये समात आगे क्या नतीजा इसका निकलता है। ब्रेक के बाद हम आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहब, क्विकली आपसे जानना चाहूँगी, आपके ख्याल में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जितने भी अबहाम मौजूद हैं और जो राय आमा में बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत से इख्तलाफी आवाज़ें उठ रही हैं, आपके ख्याल में फुल कोर्ट बनाने से इस अबहाम का खात्मा हो जाएगा और ये किसके हक में बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल में तो ये है कि जिस तरह से ये हुकूमत इस वक्त दबाव का शिकार है कि उसके इंतजामी मामले में, माशी मामले में, सियासी मामले में, हर लिहाज से ये हुकूमत दबाव का शिकार है। इस हुकूमत को अदालती महाज नहीं खोलना चाहिए, यानी ये, और उसमें अगर अदालती महाज खुलता है और उसमें फिर वही 1994 जस्टिस सज्जाद अली शाह और उसके बाद 1997 में उनका जो है वो उनका जो अपना टेन्योर था उसको जबरी तौर पर ख़त्म किया गया। ये सारी तल्ख हक़ाइक़ हैं, तल्ख तारीख़ है। इस तारीख़ से इज्तिनाब करना चाहिए कि हम इसको दोहराएं। और जिस तरह से हालात इस वक्त, उनका टेम्परेचर ऊपर से ऊपर जा रहा है, चाहिए तो ये था कि हम टेम्परेचर को नीचे और नीचे लाते। अच्छा। इफ़हाम और तफ़हीम के जिस पर अक्सर हम बात करते हैं, और अब तो हर तरफ से उसकी जो है सदाएं बुलंद हो हैं, वो सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, वो उसके अलावा वकला की तरफ भी, वो जो है वो सहाफ़ियों की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, अवाम की तरफ से भी, उस तरफ इस हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। और आपके ख्याल में इलेक्शंस करवा देने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सियासी और जमहूरी जमातों का सुप्रीम कोर्ट के पास ये इस्तदलाल लेके जाना कि फलां वजूहात की बिना पर इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते, आपके ख्याल में ये मुस्तकबिल में इनके लिए सूदमंद साबित होगा या ये तो अपने ही नजरिए की नफी करने के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, ये बात भी, आपकी ये बात भी बिल्कुल काबिल गौर है कि इसको इस वक्त, यानी एक तरह से ये इल्ज़ाम तो हम देते हैं अदलिया को, और जस्टिस मुनीर के ज़माने से शुरू करके नज़रिया ज़रूरत कि हमारी अदलिया जो है वो हमेशा नज़रिया ज़रूरत की जो है वो उसकी जो है वो उससे राह निकालती है और डिक्टेटर्स को रास्ता देती है। अब इस वक्त खुद हुकूमत अपने लिए एक नज़रिया ज़रूरत ईजाद करके तो वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनवाना चाहती है, ताकि ये मामला असल ये है कि मामला तूल से तूल खींचे और मामला जो वो किसी तरह सेटल ना हो, हत्ता कि और 2-3-4 महीने गुजर जाएं। उसके बजाय ऑनरेबल तरीका ये नहीं है कि खुद ही सियासतदान और बाद में पछताने के बजाय 1970-71 की तारीख याद कर लें, किस तरह से अयूब खान से जान छूटी, फिर आगे क्या क्या हमें भुगतना पड़ा। फिर 1970 की सियासतदान तारीख याद कर लें, 1999 में का जो है वो अयूब खान 10 साल के लिए और जनरल ज़िया-उल हक साहब 11 साल के लिए और मुशर्रफ साहब तकरीबन 9 बरस के लिए आए। और फिर किस तरह से जो है वो जमहूरियत की पटड़ी से अगर आप इस गाड़ी को डिरेल कर देंगे, उतार देंगे, फिर दोबारा उस पटड़ी पर चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। और खुदारा हमारे सियासतदानों को मैं चाहता हूं कि ये कम से कम 2-2 महीने शर्क़ औसत में गुजारें, मिडिल ईस्ट में गुजारें, ताकि जिस लंगड़ी जमहूरियत की ये बात करते हैं उन्हें वहां जाकर अंदाजा हो कि वहां पर जो है वो किस तरह से लोग बेचारे जिंदा रहते हैं और उनका ना कोई वहाँ टूर करने की जरूरत नहीं है, ये तो सब दस्तयाब है। ये फैक्ट्स इंटरनेट के दौर में वो पहले ही बहुत विजिट्स करते हैं, आपने उनको मजीद सजेशन दे दिया। लेकिन जिस बात से आप डरा रहे हैं, आप हम ख्याल है राना मुबशर साहब के, राना मुबशर साहब बार बार इसी बात से डराते हैं और
राना साहब, आज तो शहबाज शरीफ साहब ने चांस ही खत्म कर दिया ना कि मुज़ाकरात का तो कोई इम्कान नहीं है, तवक्ति के इमरान खान माफ़ी मांगे। इमरान खान साहब खारिजा से इम्कान समझे, इमरान खान साहब वो कहेंगे मैं इन चोरों से माफ़ी क्यों मांगूं, बकौल उनके अपने। अब जो क्वेश्चन है कि मरीम नवाज साहिबा का ट्विटर अकाउंट भी बता रहा है कि आगे मामला जिस तरफ जाएगा उसमें नून लीग की पोजीशन क्या होगी। आपके ख्याल में पीडीएम का इस केस में फरीक बनना पीडीएम के लिए सूदमंद साबित हो सकता है या इट्स टू लेट? आजकल वैसे दो ही बंदे डरा रहे हैं, एक राना मुबशर साहब और एक राना सनाउल्लाह साहब। ठीक है। नहीं, आई पर्सनली थिंक, देखें, शुक्र है आज पराचा साहब भी मेरे हम ख्याल बन गए ने, और पराचा साहब भी यही बात कर रहे हैं जनाब के देयर शुड बी एंड टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। बड़ी मेहरबानी, तानू हक बड़ी देर बाद याद आया पराचा साहब, बट एनीवेज, लेकिन पॉइंट इज कि देखें, आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस। एक उम्मीद थी, एक उम्मीद की किरण नजर आती थी कि यार शायद ये सब पॉलिटिशियंस बैठ जाएं और सारे मसाइल का हल करने, लेकिन वो नजर नहीं आता। मैंने कल भी आपको कहा था कि मुझे नहीं नजर आता कि अब ये लोग बैठेंगे। अब यहाँ पे जनाब एक बड़ा एक नया सिनेरियो बन गया है, वो अब ये दिस कैन लीड टू अ सिचुएशन। वो इंग्लिश का फ्रेज है, अमेरिकन फ्रेज है सिचुएशन। नाउ द सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, एंड द डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, वो अगर डीरेल हो जाएगा ना, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही कहता हूँ, पता नहीं डॉक्टर साहब तुसी ज्यादा कर रहा करो तो ज्यादा अच्छी सोचते हो, तुसी ना आया करो स्टूडियो, ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो एनीवेज, मैं वही कह रहा हूँ कि उनको जनाब किसी ना किसी तरीके से नहीं काम चलेगा, ये जो मर्जी कर लें। अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ये लोग बैठ गए हैं, अब वहां पे इशू बन जाएगा, और वो इशू जो है फिर वो 10 साल 15 साल 12 साल 8 साल वो फिर इसी तरह चलता रहेगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? फिर हम जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए, हमें कौन पूछेगा? अब हम इनकी तरफ देख रहे हैं, सियासतदानों की तरफ। सियासतदान जनाब आपस में बैठ नहीं रहे, चाहे जो भी हो, मैं किसी पार्टी का नाम ले रहा, सब ऐसे ही कर रहे हैं, और वहां पे एक दूसरे को जोर दिखा रहे हैं, अपना जोर दिखा रहे हैं कि नहीं जी मैं ज्यादा तगड़ा, दूसरा कहता है मैं ज्यादा तगड़ा। अब वो तगड़े के चक्कर में पता चलेगा कि दोनों अगर एग्जॉस्ट हो गए तो जो तीसरी कुव्वत है वो जनाब वहां पे फायदा उठा सकती है। गो कि तीसरी कुव्वत जो है इस वक्त वो रेडी नहीं है। राना साहब कलामी माफ, फिर बाद में लंदन में मिसाके जमहूरियत करते दिखाई देंगे। इमरान खान साहब मिसाके जमहूरियत नहीं होएगा। हाँ, नहीं होगा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब भी कर रहे होंगे। नहीं, वो सारे करेंगे। मैं वही कहता हूँ, चाहे एक कंटेनर पे सारे इकट्ठे हो जाएं, चाहे लंदन में बैठ के मिसाके जमहूरियत करें, चाहे इमरान खान साहब अभी चले जाए जाके लंदन में अपनी उनको अल्लाह ताला सेहत दे इमरान खान साहब को, वो जाके इलाज कराने के लिए शायद लंदन चले जाएं, वो अलग बातें हैं। बट द पॉइंट इज कि ऐसे ना करें प्लीज, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मत लेके जाए। मैं खबर देती सी, आयशा ने मेरी गाल फड़ी नहीं। खैर वो एनीवेज, नहीं आप एक बार फिर वन लाइनर दे, हम प्रोग्राम खत्म करने वाले हैं। जो आपकी डज होगी उसके बाद हम प्रोग्राम खत्म कर देंगे। राना साहब बेसिकली उन्होंने खबर दी है कि कोई बहुत बड़ा लीडर मुल्क से जा सकता है, ये खबर दी है उन्होंने। मैंने ये खबर दी है आपको आयशा, आज मेरे हल ध्यान ही नहीं करते पे हो तुसी। सानू पराचा साहब की गल नहीं पसंद आई है, अतर दी गल नहीं पसंद मेरे। अच्छा, वो लीडर मुल्क से बाहर जा सकता है, इसमें बहुत सी खबरें हैं, क्योंकि ऐसी इत्तला कि मरीम नवाज साहिबा भी सऊदी अरब जा सकती है, क्योंकि उधर से नवाज शरीफ साहब भी सऊदी अरब आएंगे। रमजान के अयाम वो सऊदी अरब में गुजारना उनकी रिवायत है। बहरहाल हो सकता है राना साहब ने एक अलग किसी और लीडर की बात की हो, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर मजीद डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद।